बैंक आपके पैसों को निगलता जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आपको पता तक नहीं है कि आप कैसे कंगाल होते जा रहे हो। जिस तरह बचपन में आप सबने लूडो तो खेला ही होगा, याद है उसमें मेहनत मशक्कत करके हम ऊपर पहुंचते थे और 99 पर एक सांप बैठा होता था जो अगर काटे तो सीधा नीचे गिर जाते थे और हमारी बुरी किस्मत 10 में से 9 बार 99 तो आ ही जाता था। अब ये लूडो वाली गेम इसलिए क्योंकि लूडो की तरह ही फाइनेंस की इस गेम में भी हम एक एक पैसा इकट्ठा करके ऊपर पहुंचते हैं और इस गेम में 99 पर बैठे हैं बैंक्स जो आपको बहुत ही जल्दी नीचे गिराने वाले हैं और आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिनका खामियाजा बहुत ही बुरा होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बैंक्स और बैंक में रखा आपका पैसा धीरे धीरे आपको गरीब बना रहा है और आने वाली इन्फ्लेशन की वॉर में आप बुरी तरीके से हार जाओगे अगर आपने सही से कदम नहीं उठाया। लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, व्हाई नॉट टू कीप योर मनी इन द बैंक। दोस्तों, मोस्टली बैंक आपको लालच देते हैं अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखने का, सेविंग करने का, और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करने का वादा करते हैं जिससे आपको लगता है कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा। पर अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है पर उसकी वैल्यू और परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। एक डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में हर बैंक सेविंग अकाउंट पर कुछ 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है। वहीं इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7.5 से 8% के बीच है। कहने का मतलब कि आज जो चीज 1000 रुपए की है, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस इंक्रीज होकर 1080 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर आपके बैंक में 1000 है तो वो अगले साल 2 से 3% ही इंक्रीज होंगे, यानी कि 20 से 30 रुपए। पर महंगाई तो 80 रुपए बढ़ गई। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा शैतान का नाम है जो दीमक की तरह आपके पैसों को लग जाता है और धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो पैसा आपके पास पड़ा भी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। जरा अपने आसपास की चीजों को देखो, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स की चीजों के दाम रातों रात बढ़ते जाते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें वो महंगा सामान खरीदना ही पड़ता है। पर क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद कर पाए? जी नहीं। दूसरों के आंच पर अपनी रोटी सेकने वाले ये लोग जो खुद हर डिपॉजिट पर 15 से 16% अर्न करते हैं, वहीं हमें इसका फ्रैक्शन भर अमाउंट भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से सामान तो महंगा होकर 80 रुपए का हो जाता है पर उसे खरीदने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही होते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है डेट ट्रैप, जिसमें आप ना चाहते हुए भी दुनिया भर के लोन लिए जाते हो और एंड में जाकर जो चीज आपके हाथ लगती है वो है आपकी गरीबी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 2-3% मिल तो रहा है, पैसा घर में रखने से तो और कुछ भी नहीं मिलता, ऊपर से बैंक सबसे सेफ है। तो भैया, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि आप लोग हमेशा 2-3% को देखते हो। सेफली और सिक्योरिटी के चक्कर में आप अपने पैसों की परचेजिंग पावर को लूज कर देते हो, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और ऐसा करके आप बैंक्स को तो अमीर बना देते हो पर खुद हमेशा गरीब ही रह जाते हो। अब ऐसे में आपको जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, दैट इज इम्प्रूव योर कैश फ्लो, यानी पैसों का आना और जाने का प्रबंध और इसे कैसे सही रखा जा सकता है। आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज कैश फ्लो। दोस्तों, दरअसल हमारा समाज 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास। ये भेदभाव मैंने नहीं किया बल्कि सोसाइटी के लोगों ने और उनके कैश फ्लो ने किया है। कैश फ्लो का मतलब है पैसों का आना और जाना, यानी कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ से अर्न करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी पहली 2 कैटेगरी के लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैश फ्लो का आउटफ्लो कैसे करना है, यानी खर्चा कैसे करना है, और ये कभी भी नहीं सोचते कि इनफ्लो का क्या, पैसे आएंगे कहाँ से। तो ऐसे में इनको एक ही मात्र सहारा दिखता है, बैंक्स। इन्हें लगता है कि इस महंगाई के समय में अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है बैंक्स, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो महंगाई के समय में आपका सबसे ज्यादा साथ कौन देगा, तो जानते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है रघु, जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा है अभी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और तीसरी है जया, जो रिच क्लास से नहीं बल्कि रिच माइंडसेट वाले सेक्शन में आती है। तो सबसे पहले रघु, जो मुश्किल से महीने का बस इतना पैसा कमा पाता है कि उसको और उसके बीबी बच्चों को 2 टाइम की रोटी मिल सके। इसके पास पैसा बचाना तो छोड़ो, दूर दूर तक सेविंग्स का नामो निशान तक नहीं बचता। फिर आते हैं अभी जैसे लोग, यानी हम मिडिल क्लास लोग, जिनकी संख्या सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब अभी महीने का 30,000 रुपए कमाता है, जिसको वो अपने घर खर्चे, अपने ऐशो आराम, अपनी पेरेंट्स की हेल्थ में खर्चा करता है। साथ ही अभी के ऊपर कार की EMI की पेमेंट भी ड्यू है, जिसके बाद उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसा बच पाता है, जिनको इकट्ठा करके वो बैंक्स में FD करा लेता है। यानी सारा पैसा ऑलरेडी बैंक के पास है और जो भी इन्वेस्ट करना था वो भी बैंक को ही दे दिया। एट लास्ट आती है जया, जो रिच माइंड से बिलोंग करती है, जिसको बचपन से ही सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ रखने के लिए नहीं होता बल्कि पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पैसे से पैसा बन सके और साथ ही साथ कैश का फ्लो हमेशा बना रहे।
यानी इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस पर रिटर्न भी मिलता रहे जो इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम से आसानी से डील कर सके। इसलिए जया अपनी मंथली सैलरी का 50% बेसिक नीड्स में खर्च करने के बाद रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करती है ऐसी जगह जहाँ से उसे 10 से 12% का रिटर्न आराम से मिल सके और अपना मेन फोकस कैश आउटफ्लो पर नहीं बल्कि इनफ्लो पर रखती है। अब अगर महंगाई की मार पड़ी तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन आसानी से उससे लड़ पाएगा, कौन उसे बीट कर पाएगा? तो आई एम श्योर आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। पैसा बैंक में रखकर अगर आपको लगता है कि 2-3% का कैश फ्लो आपके लिए इनफ है तो आप गलत हो। जया जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए सिर्फ वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट बैंक में रखते हैं और बाकी बचा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स मिल सके। कुछ ऐसे एसेट बिल्ड करते हैं जिससे उनकी और उनके आने वाली जनरेशन को कैश फ्लो की कभी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। तो कौन से वो एसेट्स, आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 3, रियल एस्टेट एंड रीट्स। अब बात आ रही है एसेट्स बेटर देन बैंक्स की, तो रियल एस्टेट एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आज या आज से 10 साल या 100 साल पहले भी अगर किसी चीज की वैल्यू होती थी तो वह है जमीन यानी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बात की तो गारंटी है कि आपका पैसा कभी लॉस में नहीं जाएगा। बट हाँ, हमें ये चीज लॉन्ग टर्म में देखनी है, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिर्फ यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये भी है कि आपको मंथली पेमेंट भी मिलती रहती है रेंटल इनकम के रूप में, जिससे आपका कैश फ्लो मेंटेन करने की परेशानी कभी महसूस नहीं होगी। और तो रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि उनके रिच डैड इतने सुपर रिच इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट को ही अपना सक्सेस का मंत्र मान लिया था और धीरे धीरे करके वो प्रॉपर्टीज एक्वायर करते चले गए और उससे आने वाले रेंट से उन्होंने सारा लोन पे ऑफ कर दिया और इन्फ्लेशन को भी बीट कर दिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ रेंट भी तो बढ़ता है। पर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लैंड खरीदना या प्रॉपर्टीज खरीदने का पैसा नहीं है और हम डेट लेना नहीं चाहते। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप कम पैसों के साथ भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट्स एक तरह का म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें बिल्कुल किसी फंड की तरह ही एक कंपनी कई सारी प्रॉपर्टीज पर अपना पैसा लगाती है और उससे मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टर में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो और लोन वगैरह लेकर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने की सोच रहे हो तो आप रियल एस्टेट की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ का रेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के मुकाबले 3 गुना होता है, जिससे आप आसानी से अपना लिया हुआ लोन चुका सकते हो और एक टेंशन फ्री फ्यूचर प्लान कर सकते हो। पर अगर आप ज्यादा सेफ्टी और कम बजट में ढूंढ रहे हो तो रीट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 10 से 15% होता है और जिसमें आप मात्र 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अब आता है चैप्टर नंबर 4, स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस एफडीज। तो रियल एस्टेट के बाद अगर आप कहीं से 10, 15 या 20% तक का रिटर्न कमाना चाहते हो तो उसका सही आंसर है स्टॉक मार्केट। पर बात क्या है कि स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये स्टॉक अच्छा है, कोई कहता है कि ये फंड अच्छा है, कोई कहता है कि इंडेक्स फंड अच्छा है और तो और कोई कहता है कि ये सब बेकार है, सिर्फ एफडी ही सबसे बेस्ट है। तो आइए इस मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके आपको समझाते हैं कि स्टॉक बेस्ट है, इंडेक्स फंड बेस्ट है या बैंक की एफडी जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। तो ऋषभ, जग्गी और अमित 3 फ्लैट्समेट होते हैं। कॉलेज के टाइम पर ही तीनों साथ होते हैं और लाइफ के हर मोमेंट आपस में शेयर करते हैं। कॉलेज के बाद स्ट्रगल खत्म होते ही तीनों को फाइनली जॉब मिल जाती है, जिसमें से ऋषभ की सबसे अच्छी जॉब लगती है और उसे 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलता है। वहीं जग्गी 40,000 रुपए पर मंथ और अमित को भी समवेयर अराउंड 40,000 रुपए ही मिल जाता है। अब ऋषभ ठहरा थोड़ा रिस्क टेकर और उसने स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अपनी सैलरी में से हर महीने वो 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। वहीं जग्गी थोड़ा प्रैक्टिकल और स्मार्ट निकला। अब उसके पास ऋषभ जितना पैसा तो सेव नहीं हो पाता और उसे स्टॉक मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो उसने सबसे सीधा सिंपल इंडेक्स फंड को चूज किया जो उसे अच्छे खासे रिटर्न दे दिया करता था और अपनी सैलरी में से हर महीने 6,000 वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया करता। पर अमित कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। उसने सोचा स्टॉक मार्केट वगैरह तो धोखा है, एफडी में इन्वेस्ट करने का मौका है और उसने बहुत सालों का इंतजार करके 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और एफडी करा दी। अब धीरे धीरे बढ़ती लाइफ और लाइफस्टाइल के साथ तीनों अलग हुए और 30 साल बाद जब मिले तो इक्वेशन कुछ ऐसी थी। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि ऋषभ हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी 20 साल के लिए। तो 14% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसकी टोटल रिटर्न होती है 1,32,00,000 रुपए। वहीं जग्गी जिसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था वो हर महीने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता था और उसने अपना इन्वेस्टमेंट 30 साल तक किया और उससे जो रिटर्न मिला वो था 13%। तो उसका टोटल अमाउंट हुआ 2,65,00,000 रुपए। और अमित ने केवल 10 साल के लिए ही एफडी में इन्वेस्ट किया था, वो भी 5 लाख रुपए, जहाँ पर उसे अराउंड 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो उसे एट द एंड मिले 10 लाख रुपए।
सो अगर आप भी मिडिल क्लास लेवल अर्नर हो, यानी जग्गी की तरह महीने का 30 से 40 हजार रुपए अर्न कर रहे हो, तो आपके लिए ये सही टाइम है। अपनी आंखें खोलो और राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को चूज करो और बैंक में अपना सारा पैसा रखने से अच्छा है इंडेक्स फंड, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। और अगर आप बिगिनर हो और आपको अभी डर लग रहा है तो एक साथ नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू करो और जितना हो सके इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लो, जिससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्ट करने का। और जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाओ तब आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो। बट अगर आप अपनी आंखें बंद रखोगे और सारा पैसा बैंक में ही पड़े रहने दोगे तो बैंक आपका पैसा सारा निगल जाएगा और आप कभी भी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और आप नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।